अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे, थोड़ा सा उसको पीछे लेके ताकि हम उसको पूरा कर सकें। हम ये कह रहे हैं कि डेकार्ट एक ऐसे जमाने में जिंदा है, क्रिश्चियनिटी का, जिसको हम मिडीवल या डार्क एजेस ऑफ क्रिश्चियनिटी या डार्क एजेस ऑफ वेस्टर्न यूरोप जिसको कहते हैं, वो उस जमाने में जिंदा है। और दिस इज अ वेरी क्योटिक टाइम। और ये जमाना क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत सख्त जमाना है। उसमें रिबेलियंस हो रहे हैं विद इन क्रिश्चियनिटी। प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो, प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, वो रिबेल कर रहे हैं अगेंस्ट पोप, जो कि एज यू नो वेटिकन से रूल आज कल भी करता है, लेकिन उस वक्त तो वो उनका बहुत ही एक एब्सोल्यूट रूल था थ्रू द किंग्स। एवरीबडी यूज टू एक्सेप्ट देम एज डिवाइन अथॉरिटी इन यूरोप। वो भी इस वक्त जो है बागी जो है वो उनको चैलेंज कर रहे हैं। और डेकार्ट का ये मिशन है कि वो इस केओस, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस केओस को खत्म करना है उसने। सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को उसने एस्टेब्लिश करना है ऑन फर्म फुटिंग। और जब वो करने की ये कोशिश करता है, ही एंड्स अप विद अ फिलोसफी, एंड दैट फिलोसफी देन बिकम्स द बेसिस फॉर मॉडर्निटी। जदीदियत जो है वो, उसकी बुनियाद तस्वुर किया जाता है डेकार्ट का जो फलसफा है, स्पेशली डेकार्ट्स रैशनलिज्म। यहां तक ये जो बात जो है, आपको ये जो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, यू यू अंडरस्टैंड दैट ना? यहां तक कोई सवाल तो नहीं है आपका? नो, उसका एक मकसद है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको किसी ने अगर कहा है कि वो डेकार्ट ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव का तो, एक तो ऑब्जेक्टिव का मतलब जो है वो आप समझे ना, हम गलत हमेशा समझते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि कोई बायस ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, राइट? And you see an object and then you try and study it. And if you don't see an object, at times you construct an object in your mind. You follow me? So, for example, लर्निंग को जब आप स्टडी करते हैं बच्चों की, तो आप उसको देख तो नहीं सकते। कैन यू सी इट? नो यू कैन सर। सी इट ना? तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं। आप एक तो पहले ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं कि ये है क्या, इस सवाल का जवाब आपको क्या पता क्या है, तो आप फिर उसका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तसव्वुर। यस और सर। फिर वो जब आप तसव्वुर बना देते हैं, तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्चुअल रियलिटी है, और उसको रियलिटी बना देते हैं फिर पकड़ के। मतलब ये कि आप लर्निंग को मेजर करते हैं, फिर लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो दिमाग में बच्चे के अंदर, इन हिज और हर माइंड और सोल कुछ चल रहे हैं, जिसके ऊपर फिर आप फेंकते हैं जाल इन ऑर्डर टू कैच इट। मछली की तरह, जैसे अब मछली जैसे दरिया के अंदर होती है और नजर नहीं आती ना, आप जाल फेंकते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं। इसी तरह लर्निंग असेसमेंट जो है वो एक तरह का जाल है जो आप फेंकते हैं और फिर आप उसको बाहर खींचते हैं। और इस सारे प्रोसेस में आपने असेसमेंट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो उसलिए इसलिए वो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि टोटली फ्री ऑफ बायस। यस सर। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन यू स्टडी इट एंड सो ऑन, एंड देन यू आर बीइंग ऑब्जेक्टिव। एक तो ये बात जो है वो जहन में रखने वाली है। मूविंग फॉरवर्ड, उसका एक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये भी तो होता है कि एक आपका एम, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं। सो ही हैज एन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज टू क्लियर द फॉग। ये बात समझने की है ना। बहुत ज्यादा जहन में, रूह में एक धुंध छाई हुई है, उसको साफ करना है। जैसे वो लाहौर में आजकल वो स्मॉग को साफ करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो धुंध आपने हटानी है, राइट? एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। और वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं अपने सेंस को चैलेंज करता हूँ, सेंस परसेप्शन। बेसिक मुद्दा यही है कि वो, हाउ डू आई नो दैट व्हाट आई एम परसीविंग, ये ज़हन में रखिएगा, इज certain knowledge. My perceptions are giving me, or are source of correct, certain, clear ilm. हम्म? ये वो यस सर। ये सवाल कर रहा है, और वो कहता है कि माई सेंसेस आर नॉट सर्टन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो उनको तो आप एक तरफ कर दीजिए। ओके सर। कुछ चीजें हैं जो फिर भी वो आप कह सकते हैं कि इंडिबिटेबल, या जिन पर डाउट नहीं किया जा सकता, इस तरह की सच्चाइयां हैं। जैसे 2 + 3 is always equal to 5. Whenever I see the color of
सर्टन थिंग ग्रीन, तो ग्रीन जहां पर भी मुझे जिस कॉन्टेक्स्ट में भी नजर आएगा वो ऑलवेज विल बी ग्रीन. सो यू कैन फॉर्म सम काइंड ऑफ एन आइडिया ऑफ ग्रीननेस, जैसे आप फाइवनेस का आइडिया बना रहे हैं एंड सो ऑन. तो ये तो बातें ठीक है. फिर वो कहते हैं रुक जाओ जरा, शायद ये भी गलत है. इसलिए कि ये तो मैं ख्वाब में भी देखता हूं. और मैं ये कैसे इस्टेब्लिश करूं, बाज़ औक़ात जब मैं ख्वाब देखता हूं, तो जब मैं ख्वाब की हालत में होता हूं, तो उस वक्त तो मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं ख्वाब की हालत में हूं. वो सिर्फ जब मैं उठता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो तो मैं ख्वाब देख रहा था. Yes, sir. तो फिर ये क्या मुमकिन नहीं है कि इस वक्त भी मैं ख्वाब देख रहा हूं? और हो सकता है कि यकायक मैं उठ जाऊं. और बहुत से लोग ये कहते भी हैं ना, ऐसे मैंने सुना है ये, आई डोंट हैव सोर्सेज, कि भाई एक जिंदगी जो है ख्वाब की मानद है, और जैसे ही आप इस दुनिया से जाएंगे तो एकदम से आपकी आंख कहीं किसी और दुनिया में खुल जाएगी, वहां पे आप सो रहे हैं समझ में, और ये ख्वाब देख रहे हैं. So, I'm not saying that that is the case necessarily. All I'm saying is कि ये शक, डेकार्ट ने सिर्फ शक करना है, उसने कुछ एस्टेब्लिश नहीं करना. ये नहीं कि वो कोई हतमी प्रूफ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. उसे भी कह रहे हैं कि मैं शक करता हूं अपने सेंसेस पे, मैं फिर शक करता हूं अपने जागने पे. हो सकता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूं. इसलिए ये सब कुछ अगर ख्वाब की हालत में है तो फिर तो ये हो सकता है कि सर्टन नॉलेज सर्टन नॉलेज नहीं है ऑफ रियलिटी. फिर वो कहते हैं कि वो होल्ड ऑन, कुछ चीजें ऐसी हैं कि भले मैं ख्वाब में हूं या ख्वाब में ना हूं, वो फिर भी सर्टन ट्रूथ्स हैं. अगेन, फाइवनेस, टू प्लस थ्री की फाइवनेस, या फिर ये वही जो मैं कलर्स की आपको मिसाल थी, कलर्स एंड सो ऑन. ओके. ना सो Yes, नाउ sir. ही सेज कि इसका मतलब यह है कि भले मैं ख्वाब में हूं या जाग रहा हूं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो कि हमेशा सच होंगी. Okay. और उसको जो ही लगता है कि वो अब कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे पहुंच गया है कि जो अगर वो सच होंगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो रीजन है विच इज बिहाइंड दोज ट्रूथ्स इज वैलिड, एंड इट लीड्स यू टू अ करेक्ट एंड सर्टन सोर्स ऑफ नॉलेज. जी जी, मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऐसे सच्चाइयां हैं जो ख्वाब में भी वही हैं और अगर मैं जाग रहा हूं तो भी वही हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू प्लस थ्री जो है वो तो मैं ख्वाब में भी उसको फाइव ही देखूंगा, यानी टू प्लस थ्री को मैं फोर या सिक्स नहीं कर सकूंगा. तो इसका मतलब ये है कि टू प्लस थ्री जो है ये कोई एसेंशियल सच है इसकी. ये एक अजीब सी बात है कि टू प्लस थ्री हमेशा फाइव ही होता है. हम्म? और क्योंकि ये बात हमेशा होती है इसलिए ये सच्चाई है. जैसे ग्रीक्स भी कहते हैं ना कि वो मैथमेटिक्स इज ए डिवाइन क्रिएशन, मैथमेटिक्स इज नॉट ह्यूमन क्रिएशन, लेकिन वो खुदा ने या अल्लाह ताला ने मैथ को क्रिएट किया है. तब ये एक तस्वर है. तो ये सब सच है, यानी वो ख्वाब में भी सच है और वो वेकिंग स्टेज में भी सच है. ये बात समझ में आई ना? अच्छा, अब आगे चलते हैं. तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सच हैं. और फिर जाहिर है कि जो रीजनिंग है ना आपकी, जो दैट लीड्स टू दोज ट्रूथ्स इज आल्सो द करेक्ट मेथड. दैट्स नॉट नेसेसरली द मेथड ऑफ डाउट ना. जब आप मैथमेटिकल रीजनिंग करते हैं तो यू फॉलो अ डिडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग दैट लीड्स यू टू मैथमेटिकल ट्रूथ्स. करेक्ट मेथड इज द मेथड दैट लीड्स यू टू सर्टेन ट्रूथ्स. अगर आप पीछे देखें तो आप कोई तरीका इख्तियार करेंगे ना उन उन सच्चाइयों तक पहुंचने के लिए, तो वो जो आपका तरीका है जो आपको असल सच्चाई तक पहुंचाता है, वो ठीक तरीका होगा तो आप उस सच्चाई तक पहुंचेंगे ना. तो वो ये कहते हैं कि ये मेथड जो है ये इट्स करेक्ट कह लें, उसको गुड मेथड कह लें. मतलब ये है कि इट्स ये दिस इज द मेथड. और इन मैथमेटिक्स यू हैव डिडक्टिव रीजनिंग, सो यू बिगिन विद सम सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, उनको आप जो भी नाम दे देते हैं, पॉस्ट्यूलेट्स. पॉस्ट्यूलेट्स कह लें, यहां से आपकी कहानी शुरू होती है, उनको आप कहते हैं कि ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं, और फिर आप डिडक्शन के जरिए से एक पूरी इमारत बिल्ड करते हैं.
ज्योमेट्री की, या एक पूरी कायनात बना देते हैं ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिडक्शन. So that deductive process, if it is rigorous enough and disciplined enough, is the correct process through which you reach some certain truths. आप लोग मैथ के थ्योरम जो है, एक मैंने आपको क्लास में कराया था, वो सारे आप देखें तो एक डिडक्टिव प्रोसेस यूज करते हैं. जो भी हम क्लेम करते हैं उसके पीछे हम कहते हैं कि दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ वट एवर वॉज ट्रू बिफोर इट. ठीक है. तो अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ख्वाब में भी और जागते समय भी वो ठीक है, सच है. आप क्या करें? वो कहते हैं नो, वेट अ मिनट. इट्स पॉसिबल कि ये जो ये सच्चाइयां हैं ना, लॉजिक का जिनसे ताल्लुक है, और तमाम चीजों से ताल्लुक है, मंतक और लॉजिक के अलावा भी, वो हो सकता है कि एक ईवल जीनियस है और वो बहुत ताकतवर है, और वो मेरे जहन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि मैं चीजों को वैसे देखता हूं जैसा कि मैं देखता हूं. तो मेरे देखने के अमल को और मेरी अकल को पीछे से कोई चाबियां लगा रहा है, जिनकी वजह से मुझे कायनात ऐसी नजर आती है कि जैसी मुझे नजर आती है. अच्छा, ये कोई इतनी फार फेच्ड बात नहीं है जो आपको, बहुत से लोगों को ये समझ में आती है कहां से आ गया ना. इस बात को गौर से सुनना है. हम सब एक मुल्क में पैदा हुए हैं जिसका नाम है पाकिस्तान. इस तरह से कुछ लोग पैदा हुए हैं एक मुल्क में जिसका नाम है हिंदुस्तान. कुछ लोग पैदा होते हैं एक और मुल्क में, अ, फ्रांस कह लें उसको. ठीक है. लेट्स से कि वो आज 11:52 पर एक बच्चा पैदा हुआ पाकिस्तान में, एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, एक बच्चा पैदा हुआ, बल्कि दो 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 ट्विंस कर लें. एक, लेट्स प्ले विद द ट्विंस. एक ट्विन पैदा हुए पाकिस्तान में इस वक्त में, दो ट्विंस पैदा हुए हिंदुस्तान में, और दो फ्रांस में. नाउ स्टे विद मी विद दिस थ्योरी. उनमें से एक एक जो है मैं उठा लेता हूं और उनको किसी और तीसरे मुल्क में ले जाता हूं. लेट्स से रियासत हाय मुतहदा अमेरिका में ले जाता हूं मैं. हम्म? तो 5 साल गुजरने के बाद वो जो तीन बच्चे जो रियासत हाय मुतहदा अमेरिका में चले गए हैं, ये 5 साल को 10 साल कर लें, तो आप उनसे पूछेंगे कि आप किस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो वो कहेंगे हम अमेरिका के रहने वाले हैं. आप उनसे पूछेंगे कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, तो वो कहेंगे वी आर परसुइंग अमेरिकन ड्रीम, वी वांट टू बी हैप्पी विद परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये और वो. और उनके जहन में एक दुनिया क्या है, उनके लिए दुनिया फुटबॉल है या जो भी है, वो एक नक्शा उनके जहन में बना होगा कि जो एक एजुकेशन का प्रोसेस जो है उसके थ्रू, और मीडिया और कल्चर जो कुछ उनके इर्द गिर्द एनवायरमेंट है, उसका जो इफेक्ट उनके जहनों पे मुरतब हो रहा है, उसको अगर आप उसके नतीजे में उनका एक वर्ल्ड व्यू बना हुआ होगा. वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा उस उनके भाई से, उनमें से एक के भाई से जो कि पाकिस्तान में तरबियत पा रहा है और 10 साल में पाकिस्तानी अपने आप को कहेगा. ठीक है. उसकी तौजीहात भी कुछ और होंगी, वो दुनिया को और तरीके से देखता होगा. वो जो भी होगा वो उस अमरीकी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा. और हिंदुस्तानी जो है वो इन दोनों से मुख्तलिफ होगा, फ्रेंच इन तीनों से मुख्तलिफ होगा. ठीक है ना. और वो क्यों होगा इस तरह से? क्योंकि एक, उसको मैं इवल डीमन नहीं कहता, एक नेशनल नैरेटिव है, एक तालीम का निजाम कह लें उसको, जो उनके जहन को ऑर्गेनाइज करता है टू लुक एट द रियलिटी इन अ सर्टन वे. कोई पाकिस्तानी होना या हिंदुस्तानी होना कोई कुदरती बात तो नहीं है ना. कुदरती तौर पे तो वो सिर्फ इंसान है, लेकिन वो कहते हैं ओ नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूं, या मैं फला मजहब का मानने वाला हूं. ये सब चीजें तो उसके जहन में किसी ने डाल दी ना. तो वो ये इतना फार फेच्ड नहीं है ये जो आइडिया वो बता रहा है डेकार्ट ना, कि कुछ ऐसे जहन में चाबियां लगाई जा सकती हैं कि उनकी वजह से आप दुनिया को एक खास तरीके से देखना शुरू कर दें. ना सिर्फ ये, अब एक रिसेंटली मैं आई कीप वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड उसमें एक नियर फ्यूचर साइंस फिक्शन है, ब्लैक मिरर. ब्लैक मिरर उसका नाम है. इफ यू हैव एक्सेस टू नेटफ्लिक्स, वो आप को मौका मिले तो देखिए. उसमें एक एपिसोड है जिसमें कि जो सिपाही हैं, सोल्जर्स, उनके दिमाग में एक चिप फिट कर दी जाती है. और उसका असर ये होता है कि उनकी आंखें जब एक खास प्रोफाइल के इंसान को देखती हैं ना, कि जिसका रंग थोड़ा गंदमी है,
और बात करने का अंदाज एक खास तरीके का है, यानी कि वो एक प्रोफाइल है कि वो एक सर्टन नेशन को बिलोंग करता है। तो जब वो उसकी तरफ देखते हैं ना, तो उस चिप का इफेक्ट ये होता है कि उनको वहां पे एक बहुत खतरनाक जानवर नजर आता है, वो इंसान नजर ही नहीं आता। यानी उनका जहन उसको प्रोसेस कर देता है, उस प्रोफाइल को कुछ इस तरह से प्रोसेस करता है कि उन जो जहन में इमेज बनता है वो एक जानवर का बनता है, सामने उनके इंसान खड़ा हो। और वो उनको आसानी होती है उसको फिर मारने में। तो वो जहां पे भी उनको जानवर नजर, अपने ट्रिगर जो है बड़ी आसानी से दबा देते हैं। वो होता ये है कि एक सिपाही जो है उसका वो चिप थोड़ा सा मेल फंक्शन कर जाता है। तो वो देखता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसको जानवर नजर आता है, वो उसको गोली चलाने लगता है, तो वो एकदम से एक बड़ा मासूम से बच्चा बन जाता है। तो वो एक रियलिटी गेट बिट हो जाती है उसके लिए। एंड देन वो बिल्कुल ही खराब है, रियलाइज कि यार ये तो मेरा माइंड वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एन इविल जीनियस, whoever has inserted a chip into my mind। उससे मिलती जुलती बात ये डेकार्ट कर रहा है कि मेरे दिमाग में, अगर आप मॉडर्न तरीके से सोचें, एक चिप लगा दी है उसने, इविल डीमन ने। इसलिए मुझे हर चीज जो है वो जो भी चीज मैं देखता हूँ वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैं नहीं देख रहा। मतलब है कि जब वो ये कहता है तो वो फिर बिल्कुल डाउट को यूनिवर्सल लेवल पे ले जाता है। मतलब है किसी भी चीज को आप ये नहीं कह सकते कि ये सर्टन ट्रूथ है। अब वो एक बड़ा स्टेप लेता है इसके आगे, फिर जहां से वो एक इमारत फिर से सर्टेनिटी की बननी शुरू होती है। और वो ये है कि अगर मेरे सेंसेस ठीक नहीं देख पा रहे, वो हैं तो मेरे ना। आई सी, आई हियर, आई स्मेल, आई एम द वन हुज टॉकिंग, आई एम द वन हु टेस्ट्स फूड। आई फाइनली, अगर कोई इवल डीमन है तो वो किसको डिसीव कर रहा है? मुझे। So I am the one who's being deceived. So even in the act of deception, ये बहुत से सुनने वाली बात है। एक तो ये कि मैं ही परसीव भी कर रहा हूं चीजों को, और मैं ही वो हूं जिसे धोखा दिया जा रहा है। तो मैं तो हूं ना, मैं खुद जो हूं वो एक सर्टेन ट्रूथ है। क्योंकि अगर मैं ना हूं तो फिर धोखा किसको दिया जाएगा? हम्म? और और कौन होगा जो देखेगा और सुनेगा और टेस्ट करेगा? वो भी नहीं होगा ना। तो इसलिए एक ट्रूथ जो है वो सर्टेन ट्रूथ है, और वो ये है कि आई एग्जिस्ट। एंड अमॉन्ग ऑल ऑफ दोज आइडियाज दैट आई हैव, आई ऑल्सो हैव एन आइडिया ऑफ एन इन्फिनिट परफेक्ट बीइंग। है तो सही। क्योंकि जिस जगह पे डेकार्ट खड़ा हुआ है उसको क्रिश्चियनिटी ने दिया है या जिसने भी दिया है, मैं तो सोचता हूं ना, आप भी सोचती हैं और लोग भी, कि कोई है जिसकी जिसकी ताकत लामहदूद है, और ये कि वो परफेक्ट है। आइडिया की बात कर रहा हूं। ये आइडिया तो मेरे जहन में है ना, कि देयर इज अ परफेक्ट बीइंग विच इज इन्फिनिट एज वेल। और भी बहुत से आइडियाज हैं मेरे घर में, लेकिन मेरे जहन में एक ऐसा आइडिया ये भी है। तो जो कॉज है जो आइडिया, आइडिया इज द इफेक्ट, द कॉज ऑफ दैट आइडिया इज द थिंग इन इटसेल्फ। द पेन, द आइडिया ऑफ द पेन, राइट। इसी तरह से ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये हाइलाइटनर, इट्स अ थिंग इन इटसेल्फ। आइडिया ऑफ अ हाइलाइटनर इज इन माय हेड। ये फर्क है आइडिया में और द थिंग इन इटसेल्फ। नाउ दीज थिंग्स आर द कॉज ऑफ द आइडिया, देयर आइडियाज इन माय हेड। I can think of an infinite being, but I cannot be the cause of it, right? So, what is the cause of that infinite being? And here he makes the jump that in order for the idea of an infinite being to exist in my head, it must be caused by an actual infinite being. Therefore, the God exists. And the God is also creator of the universe. ये भी, एक infinite perfect being which is also the creator with a capital C.
देन दैट परफेक्ट गॉड, मतलब परफेक्टनेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करती है डिसेप्शन से। वो जो इविल डीमन था ना जो डिसीव कर रहा था, ठीक है, अब वो चिप वाली एग्जांपल भी अगर आप लेके जाएं तो देखें ना, वो डिसेप्शन जो है उसके पीछे एक मेलिस है, मेल इंटेंशन है। आप कुछ चीजों को खराब करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो इंसानों को आप आसानी से मार सकें, तो इसलिए वो चिप लगा देते हैं कि आपको वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आप ठीक तरह से देख नहीं पाते, आपकी परसेप्शन हैज बीन मैनिपुलेटेड। Why it has been manipulated? Because a malice is involved. You don't want this person to see the reality as it is. Malice जो है वो गॉड जो परफेक्ट बीइंग जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, सिंपली बिकॉज दैट बीइंग इज परफेक्ट। तो उसकी जो परफेक्टनेस है वो गारंटी कर रही है उसके ट्रूथ को। आप ये देखिए कि वो उसका इज बिल्डिंग दिस एडिफाइस वेरी लॉजिकली, इसलिए वो इविल डीमन नहीं हो सकता। दैट इन्फिनिट परफेक्ट बीइंग कैन नॉट बी द इविल डीमन। और अब वो ये कहते हैं कि इफ गॉड इज परफेक्ट तो फिर मेरी परसेप्शन जो है वो इम्परफेक्ट क्यों है? क्या गॉड ने कोई इम्परफेक्ट बीइंग बनाई है? एंड देन ही in order to explain that, he makes a distinction between understanding and freedom of choice, between intellect and will. We humans can make bad judgments because we have free. That's our responsibility. वो कहता है, the fault does not lie in the instrument that he has given to us, but it lies in the user of that instrument. ठीक है। सो अब वो कह रहे फॉर्मल रीजनिंग जो है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें इस तरह की कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। तभी तो आप पूरी आप तस्खीर कर सकते हैं, आप कायनात को समझ सकते हैं बाय यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। क्योंकि व्हेन यू यूज मैथमेटिक्स करेक्टली, दिस इज व्हाट डेकार्ट इज सेइंग, द एरर विल बी मिनिमाइज्ड। You will be clearly and distinctly perceiving what is true, because God is no deceiver. And He's created my mind and has put the seeds of the reason in my mind. So I only make mistakes जब मैं जज करता हूं चीजों को बगैर उसके क्लियर और डिस्टिंक्ट परसेप्शन के। As free will, there's no big philosophy here. It is the things that I do when I am not using, when I'm not clearly and distinctly perceiving what is true, or ignoring it by making my own judgments. अगर आप अपने प्रैक्टिकम्स को देखें तो आप कोई ना कोई रिसर्च कर रहे होंगे और आपसे कहा जाएगा, जो भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाएगा, दैट यू समटाइम्स यू हैव टू मिनिमाइज योर बायस in order for you to be able to actually see what a child has learned, for example, आपने confounding variables जो होते हैं और biases, उनको अपनी इक्वेशन में से एक्सक्लूड करना होता है ताकि आप क्लियरली परसीव कर सकें, उस चीज को देख सकें जो जो आप देखना चाह रहे हैं। और लेकिन अगर आपके बायसेस अंदर क्रीप इन कर जाते हैं और आप अपनी स्टडी को ठीक तरह से सेटअप नहीं करते, तो फिर आपकी क्लियर और डिस्टिंक्ट परसेप्शन में आपने एक दरार डाल दी ना। ये डेकार्ट कह रहा है। इसको आगे लेके चलें तो इसके और भी बहुत से मसले हैं। डेकार्ट इज नॉट द फाइनल वर्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री और फिलोसफी। ये डेकार्ट कह रहा है। तो आपने क्लियर और डिस्टिंक्ट परसेप्शन का मतलब ही ये है कि आपने अपने बायसेस को खत्म करना है। आप ये देखें कि आप जो रिसर्च करते हैं, जब आप बच्चों को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जब आप लर्निंग को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ट्रेन किया गया है। इफ यू आर ट्रेन्ड एंड हैव लर्न टू बी partly a scientist, what that means is that when you are wearing that cap of being a scientist, you look at reality in a way in which you try and minimize your bias. वो कार्ड डेकार्ट की जो नसीहत है उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। I'm skipping a discussion on the fifth meditation. I don't think it's useful from our point of view. बट जो छठी जो मेडिटेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको मैंने
preempt कर ली है by talking about the mind and the distinctness of mind and body. ठीक है. So I have clear and distinct ideas of mind, and mind is a thinking non-extendable substance. एक फर्क जो वो माइंड और बॉडी में डाल रहे हैं ना, वो ये है कि माइंड, यू कैन, when you think about yourself as I as thinking self, I don't even need a body. I am disembodied, right? इस बात को हजम करने की जरूरत है कि डेकार्ट की आई जो है ना, कॉगिटो, उसको बॉडी की जरूरत नहीं है. वो इट कैन बी परसीव्ड क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट अ बॉडी. बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक्सटेंडेड है, extended in space. Extension, the word that he uses for bodies is res extensa, और जो thinking mind है वो res cogitans है. So you've got res cogitans and res extensa. So what Descartes is arguing, let's get to the bottom of it, is the mind and body are distinct, and in other words independent of each other. आप देखेंगे ये जो माइंड एंड बॉडी की इंडिपेंडेंस या डुअलिज्म है, दिस undergirds, it lies beneath most of the work that is influential in today's world. आपके फिजिशियंस, डॉक्टर जिसके पास आप जाती हैं, वो अगर हार्ट को स्टडी कर रहा है तो माइंड को तो नहीं स्टडी कर रहा ना. सो दे ट्रीट बॉडी एज completely independent of mind. When they are fixing your stomach, they are only fixing your stomach, you know. That's the object. The concept they are developing is of stomach and its parts and its behavior and its function and so on and so forth. That's got nothing to do with the mind. सवाल आपका जो है वो बिल्कुल, you're hitting the nail on the top. In education, if you go back to Aristotle, okay, तो आप याद कीजिए कि जो उसका सीक्वेंस था ऑफ एजुकेशन, उसमें बॉडी पहले आती थी. हैबिचुएशन ऑफ द बॉडी, बॉडी वॉज इंपॉर्टेंट, और वो सोल के दो हिस्से थे, एक इरेशनल एंड एक रैशनल सोल. वो एक ही चीज के दो हिस्से थे, और जो इरेशनल पार्ट ऑफ द सोल था हैड द कैपेसिटी टू लिसन टू द रैशनल पार्ट ऑफ द सोल, और उसको ट्रेन करने की जरूरत थी. तो वो जो पूरा रेजिमेंट है एरिस्टोटल का, उसमें बॉडी को पहले ट्रेन किया जाता है, एंड देन एट अ सर्टेन एज देन बिगिन टू रीड एंड राइट एंड सो ऑन, व्हिच कम्स मच लेटर. लेकिन अगर आप कार्टीजियन सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, एंड कार्टीजियन आर नॉट ओवर्टली कार्टीजियन, मतलब हमें कोई बताता नहीं है कि ये जो स्कूल है ये कार्टीजियन है, फिलॉसफी पे बना हुआ. लेकिन नहीं, वो है क्योंकि आपने शुरू से ही उनको जब ये माइंड को ट्रेन करने की कोशिश की है, बिकॉज फॉर Descartes, mind comes first, the body comes later. Body even may not be there, you know. पहले you I think करते हैं ना, and then you can conceptualize the body also. I must come first. And so the ability to distinctly and clearly perceive reality comes first. एंड इसलिए आप उल्टा कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को जो अरिस्टोटल ने आपको सिखाई है, और आप उनको 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में जो है मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देते हैं ना. इवन इफ द सिस्टम इज नॉट एंटायरली कार्टीजियन, जो कार्टीजियन फिलॉसफी है वो आपको उसके आसार और उसके इफेक्ट्स जो हैं आपके एजुकेशन सिस्टम में, रेजिमेंट में और करिकुलम्स में नजर आते हैं. वो क्या है? That's the kind of thing that you should be discussing in the classroom, ultimately. Thinking about it in your projects also, and so on. That's all that I want to talk about as far as Descartes is concerned.